लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं जन्नत। ले फिर आ गए। हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल वीडियो 360% में आयुष सर के साथ। तो इससे पहले हमारी दो वीडियो हो चुकी है। किस चीज में? EDDE सेकेंड में दो वीडियो हमारी हो चुकी है, जिसमें पहली वीडियो बैच के बारे में आपको जानकारी देगी और दूसरी वीडियो हमारी रिवीजन कराई है किसका? सिंबल का। तो आप जो दूसरी वीडियो है सिंबल वाला, उसको जरूर से जरूर देख लें। और पीडीएफ इन फ्यूचर आपको अगर कभी पीडीएफ दिया जाता है तो पीडीएफ के लिए आप EDU 360% टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, चैनल हमारा अपीयर हो जाएगा ऊपर और उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। बेसिकली इसका लिंक क्या होता है कि एरर हो जाता है कभी कभी, देन आप सर्च करके और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या हम आज पढ़ने वाले हैं उसका बात कर लेते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा होगा? एक सिलेबस दिखाई दे रहा हो 6 सेमेस्टर का ड्राइंग का, जिसमें पहला है कंटेक्टर कंट्रोल सर्किट। देखिए 1 लिखा है, उसमें लिखा है कंटेक्टर एंड कंटेक्टर कंट्रोल सर्किट। इसमें हम कंटेक्टर क्या होता है ये सब हम लोग जान लेंगे, कंटेक्टर क्या होता है और कंटेक्टर से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर्किट में। इसमें बेसिकली फिर देखिए 1 से लेकर के नीचे और 1.1 से 1.9 तक, 1.1 से 1.9 तक आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जितना भी चीज दिखाई दे रहा होगा सारे में कंटेक्टर का यूज कहीं है। तो हम वही पढ़ेंगे कि कंटेक्टर क्या होता है, कहां से आता है, इसका कंसेप्ट, सब एक एक कंसेप्ट का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो देखिए इसके बाद है डिजाइन ऑफ सर्किट ड्राइंग। देखिए पहले हम पढ़ेंगे कि सर्किट, जो हम किसी भी चीज का सर्किट बनाएंगे उसका ड्राइंग बनाएंगे। फिर इसके बाद उसी में आपको सिलेबस में दिखाई दे रहा है, इसके बाद सिस्टमैटिक डायग्राम, उसका एस्केमेटिक या सिस्टमैटिक डायग्राम बनाएंगे। पुनः उसका पावर डिजाइन, उसका क्या बोलेंगे? पावर वायरिंग है और पावर वायरिंग डायग्राम, सबका पावर वायरिंग डायग्राम और जो कंटेक्टर होता है उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग जानेंगे। तो देखिए अब बिना देर किए हम बात करते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है? कंटेक्टर। हमें क्या पढ़ना है? कंटेक्टर। हमें पढ़ना है कंटेक्टर। तो कंटेक्टर का बेसिकली कंसेप्ट कहां से आया, पहले तो हम यह जान लेंगे कि आखिर कंटेक्टर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो देखिए कंटेक्टर पढ़ने का मुख्य जरूरत यह है कि हमारे साथी हैं वो 3 प्रकार में हम अभी से डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3। एक हमारे टाइप, जिनके घर में अभी भी पानी नल से या हैंड पंप से ली जाती है, नल से या हैंड पंप से ली जाती है। और दूसरे साथी जिनके घर पे एक छोटा सा मोटर लगा होगा, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वैसा, ठीक है, मोटर वाले। और तीसरे साथी वो हैं जिनके यहाँ जो समरसेबल लगा है, जिसमें क्या होता है, मोटर वाटर के अंडरग्राउंड में चला जाता है और उसका एक स्टार्टर जो होता है वो दीवार पे लगा रहता है। तो हम वो पढ़ेंगे। तो एक हो जाएंगे समरसेबल, ठीक है। 3 प्रकार के साथी हैं। तो नल वालों की बात छोड़ देते हैं, बात अब करते हैं मोटर वालों की। तो जब हमारा सिंगल फेज, कोई भी हमारा सिंगल फेज मोटर होगा तो उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसका प्लग लेते हैं और बोर्ड में ऐसे लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। उसमें केवल एक स्विच को ऑन करना रहता है। स्विच को ऑन करते हैं, हमारी मोटर रन करने लगती है। स्विच को ऑन करते हैं, हमारी मोटर रन करने लगती है। देखिए ये है क्या? ये है सिंगल फेज का मोटर है। क्या है ये? सिंगल फेज का मोटर। इसमें एक हमारा आया क्या? न्यूट्रल। देखिए ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं समझने के लिए कि आखिर कैसे ही आ गया भैया, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। और ये हमारा है फेज, और जो स्विच होता है ना, स्विच वो फेज में लगा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये एक हमारी स्विच है जो हम बोर्ड में लगाए हुए हैं, सिंगल फेज चलाने वाले भाई। अगर आपके घर में ये नहीं है तो आप इसको जान लीजिए। जिसके घर में समरसेबल नहीं होगा वो समरसेबल वाले डायग्राम को जान लेगा, और हमारे घर में कुछ नहीं है तो हम दोनों जान के बैठे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जिस भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, साथी को मोटर को ऑन करना रहता है वो स्विच को प्रेस करते हैं। स्विच को प्रेस करते हैं तो फेज से करंट जाती है, हमारी मोटर स्टार्ट होती है।
अब जब एक फैक्ट की बात हम बात करते हैं आपसे, फैक्ट की बात, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है 2 फेज और एक होता है 3 फेज। देखिए जब सिंगल फेज बनाया गया तो लाइन को भेजने के माध्यम से इसको बढ़ा के 2 फेज और 3 फेज की भी खोज हुई। तो जो सिंगल फेज है उसका सबसे ज्यादा अधिकतर हम लोग यूज देखते हैं और उसके बाद हम यूज देखते हैं 3 फेज की, सबसे ज्यादा यूज 3 फेज की। और जो 2 फेज होता है इसका यूज हम लोग बहुत कम देखते हैं। तो ये क्यों होता है ये हम लोग अब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो सिंगल फेज है हमारा, जब सिंगल फेज बनाया गया उसके बाद 2 फेज बनाया गया तो उसमें कुछ खास बड़ा बदलाव देखने को हमें नहीं मिला। लेकिन जैसे ही 3 फेज बनाया गया तो हमें सिंगल फेज के कंपैरिजन में ज्यादा बदलाव देखने को मिला 3 फेज में। तो हम 2 फेज का यूज वहीं से नहीं करते हैं, इसी कंसेप्ट से हम 2 फेज का यूज ज्यादा नहीं करते हैं। अब देखिए सिंगल फेज के जगह पे हम 3 फेज को क्यों प्रीफर करते हैं। तो सिंगल फेज जो हमारी होती है, जो हमारी सिंगल फेज होती है और 3 फेज होती है, तो देखिए अगर हम सेम रेटिंग की मशीन है, ठीक है, मान लीजिए कि 500 वाट की हमारी एक मोटर है, वो इतना बड़ा मोटर है, ठीक है, इतना बड़ा मोटर है 500 वाट की, वो एक फेज के लिए अगर हम बनाए हैं तो मोटर कितना बड़ा है, इतना बड़ा। अगर वही मोटर 500 वाट की अगर हम 3 फेज के लिए बनाए तो उसका साइज हो जाएगा इतना छोटा। तो पहला कि हम जब सिंगल फेज से 3 फेज गए तो देखें कि मोटर का या किसी भी इक्विपमेंट का साइज क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। और दूसरा बात कि जब हम लोग सिंगल फेज की बात करते हैं तो सिंगल फेज पढ़ते हैं तो उसमें एक वाइंडिंग होता है, क्या ऐसा होता है, एक फेज या एक वाइंडिंग होता है जिसके कारण से इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो हमारा सिंगल फेज होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन यहीं पे जब हम बात करते हैं 3 फेज की तो इसमें हमारी 3 वाइंडिंग होती है, 3 फेज की वाइंडिंग होती है। इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसके कारण से 3 फेज की हमारी मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। यही कारण है कि सिंगल फेज से और 3 फेज का हम लोग ज्यादा बात सुनते हैं, ज्यादा पढ़ाई में सिंगल फेज और 3 फेज आता है, हम लोगों के यहाँ 2 फेज नहीं आता है। ये कंसेप्ट की बात थी, आपको जानना चाहिए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं तो। अब देखिए अब बात आई, एक भैया के पास 3 फेज की मोटर थी, एक भैया के पास 3 फेज की मोटर थी, वो 3 फेज का मोटर लाया ऐसे, 3 फेज क्या था, ये मोटर था और उनमें 3 फेज था ऐसे। स्विच को देखें आप, हम हर फेज में एक एक ठो लगाए हैं। 3 फेज की मोटर में 3 स्विच लगी रहती है। ये हमारी 3 फेज की मोटर थी RYB। अब देखिए हुआ क्या कि एक फेज का मोटर था तो हम ऐसे इसको क्या करते थे, स्विच को प्रेस करते थे तो हमारी मोटर रन कर जाती थी। अब हुआ ये भैया कि हमारी 3 फेज की मोटर है, 3 फेज की मोटर, इसमें 3 स्विच लगी हुई हैं, हर फेज में एक एक। अब इसको हमें ऑन करना है, टुक 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 टुक, तीनों स्विच को प्रेस किए। क्या तीनों स्विच एक साथ प्रेस हुए? प्रेस तीनों स्विच एक साथ नहीं हुए, तीनों स्विच एक साथ प्रेस नहीं हुए। पहले मैं इसको प्रेस किया तो करंट कितनी स्पीड ज्यादा थी, इसमें पहले फ्लो हो गया। फिर इसको किया, हालांकि मुझे करने में मिली सेकेंड लगे, लेकिन करंट की स्पीड उससे भी तेज है। स्विच इसको ऑन करते ही स्विच को ऐसे इसमें फ्लो हो गई, फिर इसको जब ऑन करने आए तो इसमें फ्लो हो गई, फिर इसको ऑन करने आए तो इसमें फ्लो हो गई। इससे हुआ क्या कि एक एक करके हर फेज में करंट फ्लो हो रही है, एक ही साथ तीनों फेज में हमारी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। अब बात आता है अब इसकी क्या उपाय है भैया। तो हम सोच रहे थे कि छोड़ो जाने दो, हो तो रहा है ना कैसे भी। तो बाद में पता लगा कि इससे हमारी मोटर खराब हो जाएगी, इसमें बहुत सारे फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्या उपाय किया जाए। तो एक हमारे भैया थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे थे। हमारे भैया यानी जो कंडक्टर को बनाए थे, वो क्या किए कि वो कंडक्टर का कंसेप्ट यहीं से दिए। एक ही साथ इन तीनों स्विच को ऑन करने के लिए कंडक्टर का कंसेप्ट आया। कंडक्टर कैसा होता है ये बात पढ़ेंगे। तो एक स्टड होता है, रॉड, लोहे की रॉड होती है, इन तीनों स्विच में ऐसे कनेक्ट कर दिया गया रहता है। इसमें एक रिले होता है, ठीक है, किसमें, कंडक्टर में। यहाँ पे एक आयरन का कोर होता है, ठीक है,
उस पे वाइंडिंग लिपटी रहती है। इसको जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं किसी भी एसी या डीसी, अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब आयरन का कोर है इस पे हम वाइंडिंग करेंगे और जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। और कौन सा मैग्नेट होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो चुंबक का प्रभाव आया है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आया है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को हटाते हैं ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। अब बात करते हैं, चलिए तो इसका कंसेप्ट कैसे है। कंसेप्ट ये है कि जैसे ही हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, किसको? कंडक्टर को। जैसे ही हमने सप्लाई से कनेक्ट किया किसको? कंडक्टर को, तो इसका जो आयरन कोर था वो क्या हुआ? मैग्नेटाइज्ड हो गया और अब इस आयरन के स्टड को अपने तरफ खींच लिया और हर स्विच पे जो आयरन का स्टड था वो परमानेंटली फिक्स्ड हो गया था। अब एक ही साथ खींचा, ऐसे तीनों अचानक से कनेक्ट हो गए और एक ही साथ तीनों फेज में हमारी करंट फ्लो हो गई। यहां से आया हमारा कंडक्टर का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका बेसिकली आप ऐसे डायग्राम बनाते जाइए। पहले ये वाला समझने के लिए कि आखिर कंडक्टर जन्म कैसे लिया। जब कंडक्टर का हमें जरूरत कहां पड़ी, जब ये जान जाएंगे ना तो थोड़ा सा फील आएगा, एक फीलिंग वाली टच मिल जाएगी हमारी ड्राइंग की क्लास में। तो ये देखिए, ये हुआ। अब इसके बाद हुआ क्या कि एक फेज में तो किसी भी प्रकार का कंडक्टर का काम नहीं था। कंडक्टर का काम कहाँ आया? 3 फेज में। 3 फेज में कंडक्टर, एक बिना कंडक्टर का और एक कंडक्टर लगाने के बाद वाला फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए, आप समझने के लिए जैसे ये कंसेप्ट, अब देखिए हर जो चैप्टर पहला उसमें कंडक्टर आना ही आना है। तो कंडक्टर का हम ऐसे सुपड़ा साफ करेंगे ना कि आप लोग सारे लोगों को समझ में एकदम अच्छे से आएगा। तो देखिए हुआ क्या कि चलिए यहां तक हुआ, ये था अभी तक कि हमने कंडक्टर कैसे काम करता है ये सीख लिया था। अब बात आता है, ठीक है कंडक्टर काम करता है ये सीख लिए, अब कंडक्टर का यूज एक एग्जांपल देकर के आप बताइए। तो देखिए कंडक्टर का यूज हम बताएंगे DOL स्टार्टर में, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में। ये हमें पढ़ना है, लेकिन एक नॉर्मल एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे 3 फेज हमारी आ रही है, ठीक है, R Y B। आप तीनों फेज को जानते हैं, इसको ऐसे बनाइए, ये जरूरी है बनाने के लिए, ठीक है। DOL स्टार्टर है ये, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, ये हमारा है मेन स्विच। हम बताएंगे सारी बात आपको, मेन स्विच क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। मेन स्विच लगाने के बाद तीनों में एक एक फ्यूज लगा दीजिए। मेन स्विच लगाने के बाद तीनों में एक फ्यूज लगा दीजिए। फ्यूज लगाने के बाद क्या करिए, अब आप कंडक्टर को लगाइए, साथ ही साथ बनाइए इसको, साथ ही साथ बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा क्या था, कंडक्टर। इसके बाद कंडक्टर के जस्ट सॉरी यहाँ से नहीं, कंडक्टर के जस्ट बाद OLR। एक बार फिगर कंफर्म हो जाने दीजिए, इसके बाद आप लोग बनाइएगा इसको। ये है OLR या TOLR, सारी चीज का आपको फिगर बताएंगे। ऐसे ये जनरली आप मशीन में इसको पढ़ चुके होंगे।
3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, कंडक्टर है, एकदम बेसिक से समझते हैं। आप बना लिए होंगे तो भी देख लीजिए, नहीं बनाए हैं तो भी देख लीजिए, बनाने के बाद आराम से देख लीजिएगा, सुनने के बाद आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे घर में, देखिए जब हमारे घर में 3 फेज की, सपोज दैट कि बाबू के घर में 3 फेज की सप्लाई आ रही है, क्यों? क्योंकि उन बाबू के घर में 3 फेज का मोटर लगा हुआ है, वही बाबू जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाबू के घर में 3 फेज का मोटर लगा है, जिसके कारण बाबू के घर में 3 फेज की सप्लाई आ रही है। 3 फेज का मोटर लगे होने के कारण 3 फेज की सप्लाई आ रही है। सप्लाई RYB, एक एक का बात करेंगे। सप्लाई कहां तक आएगी? सप्लाई जो यूपीपीसीएल वाले हैं वो कहां तक छोड़ के जाएंगे? आपके घर के जस्ट सामने पोल तक छोड़ के जाएंगे। वो जो वायर होता है उसको तो हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। DISTRIBUTR, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और इससे ऊपर एक स्टेप और चढ़ते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटर कहां से आया है? आपके कॉलोनी में जो क्या लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वहां पे पावर स्टेप डाउन होने के बाद जो वायर निकल के आया है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और जो उस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देख रहा है उसको फीडर बोलते हैं। ठीक है, फीडर आया, उसके पावर को स्टेप डाउन किया गया और उस पावर को जिस वायर के माध्यम से भेजा गया उसको हम बोल दिए डिस्ट्रीब्यूटर। फीडर सप्लाई को फीड किया, डिस्ट्रीब्यूटर पूरे एरिया में सप्लाई को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप 3 फेज के वायर को अपने एनर्जी मीटर, 3 फेज की पावर को अपने एनर्जी पोल से और अपने एनर्जी मीटर तक लाए हैं। किसकी हेल्प से? सर्विसमैन्स की हेल्प से। सर्विसमैन्स की हेल्प से, सर्विसमैन्स की हेल्प से। ठीक है, और फिर उस सर्विसमैन्स कहां तक आके छोड़ दिया? आपके एनर्जी मीटर तक। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। अब एनर्जी मीटर से जो वायर आया है, एनर्जी मीटर से वायर आपके यहाँ एक बहुत बड़े बोर्ड में आएगा। पहले आपके घर में जाने से पहले बोर्ड में आएगा। उस बोर्ड में चेंजर लगा होगा, उस बोर्ड में एमसीबी लगा होगा। ठीक है, मेन स्विच, जिसको चेंजर, एमसीबी, मेन स्विच उसको ही बोलते हैं। यहां पे लगा हमारा मेन स्विच। देखिए कैसे आ रहा है, मेन स्विच वायर नहीं है, लेकिन मेन स्विच इसके बाद आएगा। कहां तक? सर्विसमैन्स एनर्जी मीटर। आप समझना है इसको, केवल लिखना नहीं है, फील कीजिए ब्रेन में। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर से आया मेन स्विच तक। अब देखिए मेन स्विच के बाद आपके हर बरामदे, हर घर, हर रूम, हर किचन, यहां तक कि हर स्टोर रूम, गेस्ट रूम तक पावर को ले जाने के लिए आप घर में वायरिंग करवाए होंगे। क्या करवाए होंगे? वायरिंग बाबू, वायरिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पे सप्लाई कहां तक आई है? एनर्जी मीटर से हमारे मेन स्विच तक आ गई है। अब बताइए, हम मेन स्विच से लाइट काट दिए हैं तो आपके घर तक लाइट जाएगी, पावर जाएगी? नहीं जाएगी, एकदम कंफर्म है नहीं जाएगी। अब हमने किया क्या कि मेन स्विच को ऑन किया। मेन स्विच को जैसे ही ऑन किया, आपके रूम तक, आपके घर तक, आपके रूम में भी कहां तक? आपके रूम में मेन स्विच को ऑन करते ही आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक सप्लाई जाएगी। फैन तक कभी भी नहीं जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। अब देखिए कि ये क्या कि मेन स्विच का सप्लाई किए थे। मोटर हमें 3 फेज चलानी रहती है तो मेन फ्यूज से ही एक अलग से सेटअप निकालते हैं। किसके लिए? मोटर के लिए। एक अलग से सेटअप निकालते हैं मोटर के लिए। तो हम बात कर रहे हैं मोटर की, फैन और स्विच की बात नहीं करेंगे, फैन बल्ब की बात नहीं करेंगे। जैसे हमने कंटेक्ट क्लोज किया, जो हमारी पावर थी वो इतने बड़े स्टार्टर में जा करके लग गई। वो स्टार्टर कैसा होता है उसका फील टच बोर्ड पे देखिए, आप बोर्ड पे देखिए। ठीक है, दिख गया आपको? ये था हमारा स्टार्टर। अब देखिए
इसमें सप्लाई चली गई। अब एक बार एक कहानी सुन लीजिए आराम से। हम तो पढ़ना है कंडक्टर, लेकिन इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होने के कारण से कहानी सुनिए। एक बार एक बाबू था, एक सोना थी। सोना के घर पे क्या हुआ, मोटर उनका बार बार जल जा रहा था। सोना अपने मम्मी पापा की एक ही लड़की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम वो थी। वो मोटर को ले जा करके और दुकान तक छोड़ती है बनाने के लिए। वो बार बार कहता था ये ओवरलोड की वजह से जल गया मैम, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया मैम। वो दुकानदार थोड़ा रिस्पेक्ट देता था। तो हुआ क्या कि सोना बाबू को फोन की, बहुत मायूस होकर के बोल रही थी। क्या बोल रही थी? बाबू को बोला सोना क्या हुआ? बाबू यार बहुत परेशान हो गए हैं। क्यों? हमारा मोटर जल गया है। बाबू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास किए, डिग्री में जॉब कर रहा था। जॉब छोड़ करके आया और खोज कर दिया इतने सारे इक्विपमेंट को कि क्यों जल रहा है ये पता किया। तो ये आया तो बाद में पता चला कि अच्छा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की वजह से जल रहा है सोना का स्टार्टर तो मोटर। तो वो किया क्या कि बहुत सारे प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट इसमें लगा दिए। मेन सप्लाई तो हर बार लगी हुई थी यहाँ तक। अब देखिए ये जो फ्यूज है हमारा, वो किया क्या कि प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट या प्रोटेक्टिंग डिवाइस फ्यूज लगाया। पहले फ्यूज लगाने का क्या कारण था कि जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, करंट प्रोड्यूस होने के कारण I²R की हेल्प से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है तो इसका वायर मेल्ट हो जाता है और सप्लाई यहां से इधर नहीं जाती है। फ्यूज का यही कारण होता है। अब जो हमारा फ्यूज होता है बाबू, वो हमेशा और हमेशा फेज वायर में लगा रहता है। फ्यूज हमेशा और हमेशा फेज वायर में लगे रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइट आई, हमने मेन स्विच ऑन किया, हमारी लाइट यहां तक आ गई फ्यूज तक। ओके, अब उस स्टार्टर में 2 बटन हैं। कितने बटन? 2 बटन, एक रेड एक ग्रीन। एक रेड एक ग्रीन। जो रेड वाला बटन है उससे ये मोटर बंद होती है, जो ग्रीन वाला बटन होता है उससे ये मोटर स्टार्ट होती है। ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि इसमें 2 स्विच लगी होती है, एक NO और एक लगा होता है NO और एक लगा होता है NC, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। सारे एकदम कंसेप्ट के सुपड़े साफ किए जाएंगे। सारे कंसेप्ट के सुपड़े साफ किए जाएंगे जब हम कंडक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि बाबू प्रेस की बटन ग्रीन वाला, मोटर चलने लगा। आफ्टर क्या हुआ कुछ दिनों के बाद कि मोटर उसका अचानक से खराब हो गया। फिर बाबू सोना फोन की बाबू के यहाँ। जब सोना बाबू के यहाँ फोन की कि देखो ना, फिर तुम्हारे इतने मेहनत के बाद भी मेरा मोटर जल गया। तो वो आया और आने के बाद बहुत अपने ज्ञान इंद्रियों को फोकस करने के बाद पता लगा कि ओहो, फिर ये ओवरलोड की वजह से ही जला है। तब उसने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले। दोनों एक ही है। ये होता क्या है ओवरलोड रिले? ओवरलोड रिले में क्या होता है कि ये ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में मोटर को जलने से बचाता है। तो अब यहाँ पे जब फ्यूज लगाए हैं तो यहाँ क्यों अब जलने के लिए बचाते हैं? भाई सोना का मोटर है, जल जाएगा। बाबू इतना मेहनत किया है। इसमें ओवरलोड रिले में 2 मेटल की स्ट्रिप होती है, पत्ती धातु ऐसे कनेक्ट होती है ऐसे, और दोनों मेटल की जो स्ट्रिप होती है वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, अलग अलग मटेरियल की। अब होता क्या है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक लाइट आ गई हमारी। अब अचानक से मोटर पे ओवरलोड हुआ, मोटर से एक्स्ट्रा करंट फ्लो हुई। एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने की वजह से I²R की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ
और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी भी मेटल को हीट करने के बाद मेटल एक्सपेंड करता है, फैलता है। इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इससे अगर हीट प्रोड्यूस हुई तो ये एक मेटल फैल गया और ऐसे कंटेक्ट छूट गया, जिसके कारण से अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आएगी। तो हमें पढ़ना है कंडक्टर, लेकिन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सारे जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं सारे चीजों को बता दिया गया है। सारे चीजों को क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। शायद ही आपको कोई इतना डीप में ले जाए, शायद ही आपको कोई इतना डीप में ले जाए। आप लोग बेचैन रहेंगे। क्यों बेचैन रहेंगे? इस सर से सब्सक्रिप्शन ले लें ऑनलाइन, इस सर से सब्सक्रिप्शन ले लें, और ऑनलाइन लेने के बाद पता चलेगा कि सर ड्राइंग में लंका लगा दिए हैं। आपको क्या लगा दिए हैं? लंका। अब देखिए, हमें पढ़ना है कंडक्टर। तो अब हमने देखा कि, अब देखिए, अभी से हम लोग ये बात करते हैं कि हमने क्या क्या देखते आए। कंडक्टर का ओरिजिन कंडक्टर कहां लगा होता है? एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में बहुत सारे फैक्ट, अब देखते हैं इस कंडक्टर को OLR से क्या बोलते हैं, DOL से निकाल करके और जूम करते हैं। अब देखते हैं कंडक्टर, एक छोटा सा, उसमें देखेंगे कि क्या होता है ये, इसमें क्या क्या लगे रहते हैं। देखिए, आप हर चीज का फिगर बनाइए, जो लिखवाना रहेगा वो आपको बोल के लिखवा दिया जाएगा। जो लिखवाना रहेगा केवल और केवल हर चीज का फिगर बनाइए जो बनाया जा रहा है, कोई फालतू नहीं है इसमें। इसीलिए आपको ये बनाया गया है, इसीलिए आपको जो ड्राइंग है वो बोर्ड पे कराई जा रही है। बोर्ड पे कराने का मेन मोटिव यही है हमारा कि आप देख ले कि फिगर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से फिगर बनाने में इजी रहेगा। क्योंकि इस पे हम भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं इस पे, तब ये बन पा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन, और ये जो कंटेक्ट है ये हमारे हो गए। यहाँ से जो आया 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये जो तीनों हैं इसको क्या बोलते हैं, और ये जो दोनों हैं इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पढ़ते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले। फिगर आप साथ ही साथ बनाइए, फिगर में कोई गलती नहीं है, इसको पॉज करके और पहले बना लीजिए। यह है NC नॉर्मली क्लोज, ये जो है ये है NO नॉर्मली ओपन। ये जो है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसको सप्लाई देना है। और क्या है, ये पावर कंटेक्ट, ये ऑक्सिलरी कंटेक्ट। ये है पावर कंटेक्ट और ये है ऑक्सिलरी कंटेक्ट। ऑक्सिलरी कंटेक्ट, ठीक है। फिगर बनाइए। कंडक्टर कंट्रोल सर्किट है ये, इस पे हेडिंग डाल दीजिएगा, कंडक्टर कंट्रोल सर्किट। कंडक्टर कंट्रोल सर्किट। अभी इसको और ज्यादा जूम करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप ले जा रहा है।
अब देखिए ऑक्सिलरी कंटेक्ट तो आप पहली बार देख रहे हैं होता क्या है। अब बात रही पिछली कहानी में कि वो मोटर था सोना का, सोना के घर में केवल एक मोटर चल रहा है, चलने का मतलब चल रहा है, जलने बोल दिए हैं वो मिस्टेक्स, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि हम जाते हैं कहां पे, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वहां पे 3 फेज इंडक्शन मोटर तो एक ही जल नहीं रहा होगा, तो यहां से 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत सारी जब चलानी हो तो हम ऑक्सिलरी कंटेक्ट से सप्लाई दे देते हैं। ये जो हमारा क्या होता है कंटेक्टर होता है उसको हैवी पावर का बनाते हैं और एक ही कंटेक्टर से 10 या 12 मोटरों को रन कराने के लिए ऑक्सिलरी कंटेक्ट का हेल्प लेना पड़ता है। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। यदि इससे हम करंट को पास कराते हैं, इसमें एक कॉइल होती है, उस कॉइल में करंट फ्लो होती है जिससे उसमें जो कोरोलेक्टर रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है और इसको अपने तरफ खींच लेता है। उसको दूसरे तरफ खींचने के लिए उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, उसको दूसरे तरफ खींचने के लिए उसमें क्या लगा रहता है, एक स्प्रिंग लगा रहता है। ये नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है, यह नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट के बारे में भी यहीं पे हम लोग जान लेते हैं और नॉर्मली ओपन कंटेक्ट क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो हमारा है हेडिंग दीजिए नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट, ठीक है। इसको हेडिंग देने के लिए फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद नीचे हेडिंग दीजिए नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट और ये वाला फिगर बनाइए। ये वाला फिगर बनाइए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोई साथी हमारे साथ अगर बना रहा होगा तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखिए क्या हुआ कि ये नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है, ये नॉर्मल अवस्था में या जनरल अवस्था में यह बंद रहता है। ये क्या है, नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट। लेकिन जैसे ही हमको प्रेस्ड करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं, दबाते हैं, तो ये नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट नॉर्मली ओपन कंटेक्ट में चेंज हो जाता है, ये नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है। लेकिन जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि इसको प्रेस्ड करते हैं तब। अब देखिए नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट हो गया, अब नॉर्मली ओपन कंटेक्ट बनाइए, हेडिंग दीजिए नॉर्मली ओपन कंटेक्ट। ये क्या है, नॉर्मली ओपन कंटेक्ट, NO बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं NC। अब ये नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है, यानी सामान्य अवस्था में इसके कंटेक्ट खुले हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रेस्ड करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस्ड यानी कि इसको दबाते हैं, तो ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन की बात कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम बना लीजिएगा, फिगर। अब देखिए जो अब पढ़ने वाले हैं हेडिंग, वो हम लोगों का क्या है, अब यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, कंटेक्टर कंट्रोल सर्किट के कंपोनेंट। देखिए हेडिंग है कंटेक्टर कंट्रोल सर्किट के कंपोनेंट। हेडिंग दे करके और एक कहानी पहले सुन लीजिए, एक स्मॉल स्टोरी।
आप अपने पिताजी के एक लड़के हैं, एक लड़का था, वो अपने पिताजी का एक ही लड़का था, उसके फादर थे और वो उसका एक ही सन था। ठीक है, फादर ने क्या खरीदा, 4 कार खरीदी, 4 कार खरीदी। ठीक है, सन ने क्या खरीदा, 2 कार लड़के ने खरीदा। तो हम कहेंगे ना कि इस लड़के के पास टोटल कितनी कार है, 6 कार है। ये तो कोई नहीं कहेगा कि 4 कार पापा की है और 2 कार इसकी है, टोटल और टोटल 6 कार है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आपको समझ में आएगा इस स्टोरी का। इस स्टोरी का इंपॉर्टेंस यहां समझ में आएगा जब हम एक एक कंपोनेंट लिखवाएंगे। आपको कंडक्टर इसके जस्ट पहले बताए थे, उसमें कहीं मेन स्विच का जिक्र आया था, नहीं आया था। तो मेन स्विच इसका मतलब कि हम ये कह दें कि ये कंडक्टर का कंपोनेंट नहीं है, अंग नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये, अगर आप कह देंगे या हम कह देंगे कि हाँ ये तो नहीं है, तो भी ये गलत है। कंडक्टर के जस्ट ऊपर, ये कंडक्टर के सेटअप में ही मेन स्विच लगा था। तो पहला कंपोनेंट मेन स्विच, मेन स्विच हेडिंग दीजिए और हेडिंग देने के बाद इसके बारे में एक लाइन लिखिए। पूरे सिस्टम को सप्लाई देने के लिए, पूरे सिस्टम को सप्लाई देने के लिए मेन स्विच लगा होता है। इस पूरे सिस्टम को जो हमारा क्या था, स्टार्टर था, इसको सप्लाई देने के लिए मेन स्विच लगा होता है, इसको सप्लाई देने के लिए मेन स्विच लगा होता है। और हम इसे स्टार्टर के पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अगर हम मेन स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट फिर उससे कहां जाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आकर के और स्थिर रह जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में स्थिर रह जाती है। तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और इसको लिखने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लिखने के बाद लिखिए इसमें कि मेन स्विच को ऑन करने से, मेन स्विच को ऑन करने से हमारा पावर, मेन स्विच को ऑन करने से हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है, हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है, जिसका यूज हम विभिन्न इक्विपमेंट को रन कराने के लिए करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वो होता है जो आपके रूम में लगा हुआ है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना नेक बैंड, अपना ईयरबड, अपना फोन, अपना लैपटॉप या अपना एसेसरीज या कुछ भी लगा करके और रन कराते हो, या स्टडी लैब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया हमारा, इसको लिख लिए हैं। देखिए इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में स्टार बना करके लिखिए, इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या लगा रहता है, एक ELCB लगा रहता है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक ELCB लगा होता है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक ELCB लगा होता है, और ELCB का फुल फॉर्म होता है, नीचे स्टार बनाकर लिखिए, ELCB का फुल फॉर्म, ELCB का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। और देखिए बात करते हैं आपके, इसके यहां तक तो हमारी क्या आ गई है, सप्लाई आ गई है। ऑपरेट कैसे होगा, खुद से भी होता है, लेकिन वो भी हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ये जो हमारा कंडक्टर होता है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से होता है। ऑटोमेटिक के लिए हमें ग्रीन या रेड को प्रेस करना है, उसको हम मोटर में रिमोट से खुद चूज करते हैं, खुद से वो नहीं होता है। तो इसमें अब लगा रहता है पुश बटन, क्या लगा रहता है, पुश बटन। तो लिखिए पुश बटन, पुश बटन, पुश बटन। ठीक है, पुश बटन का काम
पुश बटन का काम सर्किट को ओपन और क्लोज या सर्किट को तोड़ना और जोड़ना होता है। पुश बटन का काम सर्किट को क्लोज या ओपन, क्लोज ओपन या तोड़ना या जोड़ना होता है, तोड़ना जोड़ना होता है। ठीक है, अब इसमें लिखिए 1 और 2। पुश बटन दो प्रकार के होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ऐसे उसके नीचे लिखिए, रेड में लिखिए नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट और ग्रीन में लिखिए नॉर्मली ओपन कंटैक्ट। अब देखिए इसमें लगा क्या है, बोर्ड में ही हमारा क्या लगा था, फ्यूज लगा था। बोर्ड में ही फ्यूज लगा था, तो उसको भी लिख लीजिए फ्यूज। कहीं भी फ्यूज आपके बोर्ड ही में न लगता है, जहां भी लगता हो बोर्ड में लगता है कि नहीं लगता है, तो फ्यूज लिखिए। फ्यूज क्या है, तो फ्यूज एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। फ्यूज एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। हो गया, इसमें ऐसे लिखे स्टार बना करके, फ्यूज हमेशा फेज वायर में लगता है। फ्यूज हमेशा फेज वायर में लगता है। अब देखते हैं, फ्यूज हो गया हमारा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, चौथा है ये, और ये है पांचवा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले देखिए, पुश बटन स्विच में हम इसी के हेल्प से इसी की हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के ही हेल्प से ओपन तथा क्लोज कर पाते हैं। इसमें स्टार बना करके एक पॉइंट और लिख लीजिए। देखिए कि इस कंडक्टर में एक क्वाइल होती है। इस कंडक्टर में एक क्वाइल होती है जिसमें करंट फ्लो होने के बाद वह आयरन कोर को मैग्नेट में चेंज कर देती है। आयरन कोर को इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर देती है, और वह इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन के बने स्टड को अट्रैक्ट और रिपेल करके, रिपेल मत लिखिएगा, अट्रैक्ट करके नॉर्मली ओपन कंटेक्ट को नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट में चेंज करता है। इसके बाद एक और स्टार बनाइए और उसमें लिखिए कि उस क्वाइल में करंट का फ्लो बंद होने के बाद,
बंद होने के बाद वह क्वाइल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देती है। वह क्वाइल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है, जिससे स्टड में लगा स्प्रिंग नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट को ओपन कंटेक्ट में चेंज कर देता है। और स्टार बना करके लिखिए मेनली यानी मुख्यतः इसमें दो कंटेक्ट होते हैं। मुख्यतः इसमें दो कंटेक्ट होते हैं। पहला नॉर्मली ओपन, दूसरा नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां तक पढ़ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले। इसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन, OLR ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसके बाद जो है हमारा फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ OLR या TOLR। ब्रैकेट में लिखिए इसको, ऐसे स्टार बना करके लिखिए हेडिंग के नीचे OLR या TOLR। इसको ओवरलोड रिले या थर्मल THERMAL थर्मल ओवरलोड रिले भी कहते हैं। नीचे बना के लिखिए ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हाई करंट फ्लो होने के कारण यह अपने कंटेक्ट को ओपन करके और मोटर को जलने से बचाता है। अगला देखिए लिमिट स्विच क्या होता है, तो देखिए लिमिट स्विच, देखिए यही स्टार बना के इसके नीचे लिखे हेडिंग है। लिमिट स्विच एक डिवाइस है। लिमिट स्विच एक प्रकार की डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। लिमिट स्विच क्या है? एक डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल मूवमेंट को डिटेक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल मूवमेंट को। आगे लिखिए आठवां एंड लास्ट फ्लोट स्विच। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बाकी जो जिस टॉपिकों का मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा हूं वो टॉपिक आपके एग्जाम में उतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इसमें लिमिट स्विच के पास जगह बचा होगा तो स्टार बना के एक लाइन लिख लीजिए। इसमें भी दो कंटेक्ट होते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। फ्लोट स्विच में स्टार बना करके नीचे लिखिए फ्लोट स्विच में लिक्विड का लेवल चेंज होने से ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फ्लोट स्विच में लिक्विड का लेवल चेंज होने से क्या होता है, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगला लिखिए फ्लोट स्विच ट्रांसफॉर्मर के
बुखोल्ज रिले में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्लोट स्विच का थोड़ा सा कंसेप्ट। देखिए होता क्या है ना कि ये फ्लोट स्विच होता है, देखिए ट्यूब की तरह, ग्लास ट्यूब की तरह फ्लोट स्विच होता है, ठीक है। देखिए ये कंसेप्ट इसका, देखिए यहाँ पे इसका एक टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, बीच में क्या भरा रहता है, लिक्विड यानी मरकरी, ठीक है। ये ऐसे है तो लिक्विड ऐसे भरा रहेगा, लिक्विड कैसे भरा रहेगा, सॉरी चलिए भर लीजिए कैसे, तो थोड़ा सा फिल्टिंग टच देने वाला था लेकिन नहीं हो पा रहा है, ऐसे भरा रहता है। तो ये ऑपरेट कैसे होता है, तो हम आपको बुखोल्ज रिले का प्रोटेक्शन पढ़ाए थे, तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन पढ़ाए थे, तो उसमें ये बुखोल्ज रिले था। बुखोल्ज रिले में दो फ्लोट स्विच लगे होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर का फ्लोट स्विच अलार्म सर्किट से और नीचे का फ्लोट स्विच ट्रिप सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो होता क्या है कि देखिए इसका ऑपरेशन समझाते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का बुखोल्ज रिले का भी थोड़ा सा ऑपरेशन। गैस जब उसमें जो लिक्विड होता है ना, जो ऑयल भरा रहता है मिनरल ऑयल, वो जैसे ही वेपोराइज होता है टेम्परेचर के वाइंडिंग के हीट होने के कारण, किसके, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के हीट होने के कारण, जैसे ही, और हीट कैसे होता है, टेम्परेचर बढ़ने से वेपोराइज होता है ना, तो वेपर ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे जाएगा, वेपर ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे इसको प्रेशर यहाँ नीचे लगाएगा। तो नीचे प्रेशर लगाता है तो देखिए एक कंटेक्ट और दूसरे कंटेक्ट के बीच में इंसुलेशन है, यहाँ लिक्विड है लेकिन यहीं तक है, ये दोनों जब शॉर्ट होंगे तब कुछ काम ठीक होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कंटेक्ट ये था, यहाँ पे कंटेक्ट ये था, और लिक्विड अब ऐसे दोनों कंटेक्ट में क्या हो गई, टच कर गई। तो इसमें अब क्या होगा, हमारी जो भी सप्लाई होगी, फ्लो होगी, तो ये कंटेक्ट होते ही अलार्म बजा देता था। क्या अलार्म बजा देता था कि आपके टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है, आपका जो ऑयल है उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसका टेम्परेचर बढ़ा है ऑयल का, वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने के कारण से, तो मेंटेन कर देते थे भैया। और जो नीचे बुखोल्ज रिले लगा रहता था वो ठीक इसके उल्टा ऐसे लगा रहता था, यहाँ पे दो कंटेक्ट उसमें भी रहते थे, और इसमें उस टाइम बुखोल्ज रिले में फ्लोट स्विच में मरकरी भरा रहता था। पता क्या था कि अब ज्यादा जब होगा ना तो ये नीचे वाले को ऑन करके ट्रिप सर्किट ऑन कर देगी और कनेक्शन ट्रांसफार्मर की कट कर देगी, तो फ्लोट स्विच। और बुखोल्ज रिले जो है हमारा, वो ट्रांसफार्मर में, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ही केवल लगा रहता है। और बुखोल्ज रिले गैस एक्वेटर रिले होता है, इस खुद गैस से क्या होता है, चलता है, ठीक है। और ये जो बुखोल्ज रिले है वो ट्रांसफार्मर की टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा रहता है, वो भी 7.5 से 15 डिग्री के एंगल पे, 7.5 से 15 डिग्री के एंगल पे। तो हम ये इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इसके क्या पढ़े हैं, कंपोनेंट्स पढ़े हैं। अभी हम ये जो लास्ट हमारी टॉपिक होने वाली है, इसमें हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, किसका, कंडक्टर का। कंडक्टर को ऐसे खोलेंगे तगड़े तरीके से। तो देखिए आप बनाइए, ठीक है, इसको बनाइए, कंडक्टर का सर्किट डायग्राम। कंडक्टर ऐसे लिख दीजिएगा और यहाँ पे लगाइए 2 स्टार, क्योंकि मेन यूज है इसका। तो देखिए कंडक्टर बनाते हैं हम, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कैसे बनता है, ये देखिए, ये कंटेक्ट, ये इसका दूसरा कंटेक्ट, ये इसका कंटेक्ट और ये इसका कंटेक्ट, यहाँ यहाँ यहाँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स बना कर रखे। खा ले रे देवा।
या ये लास्ट डंडी कंडक्टर और उसके कंट्रोल सर्किट को हम पढ़ रहे हैं। सिलेबस में लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। कल जो पढ़ेंगे वो एकदम आपको सिलेबस में छपा छपाया दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बब्बू। ये हमारा है आयरन कोर का इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे लगा हुआ है स्प्रिंग। सारे चीज लिखवा दिए जाएंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे लगी हुई है क्या हमारी कॉइल। अब करते हैं कनेक्शन। तो ये हमारा है आर, ये है वाई, ये है बी। तीनों फेज हमारी ये रहे। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है स्टार कनेक्टेड स्टेटर, स्टार कनेक्टेड स्टेटर, और यहाँ पे है हमारा रोटर। टोटल ये पार्ट है किसके, मोटर के। ये रहा हमारा मोटर। ये मोटर अब बनाते हैं। यहाँ से वाई आया और अपना कंटेक्ट इसको देखते हुए भैया निकले कहाँ निकले भैया। यहाँ तो पहले यहाँ बनाया था। अभी आपको समझाएंगे, आप केवल और केवल बनाइए। समझाने में कोई कमी नहीं होगी, समझाने में कोई कमी नहीं होगा। आपको कहाँ से क्वेश्चन राइज होता है ब्रेन में, आप कमेंट करिए हमारे यहाँ, हम उसको यूं चुटकियों में समझ जाएंगे। ओके ओके बाबू। इसको इससे ले जाकर कनेक्ट कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, चिपके ना, दिखे ना। ये जो आ रहा है ना, इसको जंप कराइए। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं बनने हैं हमें। ये है क्लोज कंटेक्ट, ये है क्लोज कंटेक्ट। क्लोज कंटेक्ट जरूर बनाइएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे बना लीजिए एक ठो, कहीं भी आप बना सकते हैं, कोई जरूर नहीं है। मैं तो मिटा दिया इधर। ये भी है क्लोज कंटेक्ट। ये हमारा OLR 3 OLR के कंटेक्ट है, ओवरलोड मिले। ओवरलोड मिले। यहाँ पे हमारा ये पूरी तरीके से बन के रेडी। ये हो जाएगा। ग्रीन बटन है ऑन, जिससे करते हैं। ये हमारा रेड बटन, जिससे हमें करते हैं ऑफ। और ये है OLR कंटेक्ट, OLR कंटेक्ट है। ये OLR के कंटेक्ट। यहाँ पे ये पूरी सिस्टम मोटर की है। ये हमारे 3 कंटेक्ट हैं। ये है जो हमारा वो स्प्रिंग है। ये जो है हमारा कॉइल है। देखिए ये कॉइल है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। आप तो मेरे से भी अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए आपको हम समझाते हैं, ठीक है। ग्रीन बटन आपको हर बार बताए हैं। जो ग्रीन बटन होता है वो NO होता है, नॉर्मली ओपन। ग्रीन बटन नॉर्मली ओपन, और रेड बटन नॉर्मली क्लोज। रेड बटन नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है।
इससे हम ग्रीन से ऑन करते हैं और इससे हम ऑफ करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, कैसे कंडक्टर काम करता है, कैसे कंडक्टर काम करता है। आप ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए यहां से क्या आ रही है हमारी बब्बू, यहां से आ रही है, यहां से देखिए यहां से ये चली हमारी कार, फेज से करंट चली है, यहां पे आई है, यहां देखिए खुला स्विच है, आगे करंट नहीं जाएगी, लेकिन हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं किससे है, इससे है, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन किससे आया है, ये बी से आया है, या ऑफ बटन रेड वाले बटन पे ये नॉर्मली क्लोज है, ये इस वाले कॉइल से, और यहां से जो एलआर के दूसरे कॉन्टेक्ट हैं वो दूसरे कॉइल से आ गए हैं। यहाँ पे ओवरलोड रिले लगाया गया है, ये 3 कॉन्टेक्ट हमारे लगाए गए हैं, 3 कॉन्टेक्ट हैं, तीनों फेज में लगे हुए हैं। यहाँ से हमारी मोटर को सप्लाई गई हुई है। अब देखिए कैसे कंडक्टर स्टार्ट होता है, मोटर रन करती है। हुआ ये कि मैंने ये ग्रीन बटन को प्रेस किया, ग्रीन बटन को क्या किया, प्रेस किया, तो ये हो गया सर्किट क्लोज। यहां से करंट हमारी दौड़ी आई, देखिए अरे भैया यहां से तो क्या है, कनेक्शन तो जुड़ गया है, ग्रीन बटन प्रेस है, हमें तो अब दौड़ाना है मोटर को, तो यहां से हमारी करंट ऐसे ऐसे बढ़ी और यहाँ पे आई तो देखी कि इधर तो ओपन है, तो मैं चली यहाँ, लो मैं चली इधर आते ये पहुंची इस कॉइल में, और दूसरा कॉइल का कनेक्ट इस रेड बटन से कनेक्ट है, और रेड बटन नॉर्मली क्लोज है, और ये सर्किट कंप्लीट की यहाँ बी से, और इसमें अब हो गया हमारा करंट का फ्लो। यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो किस में, इस कॉइल में, और कॉइल लिप्टिक किस पे है भैया, तो केवल और केवल आयरन के बने कोर पे। तो होगा क्या, एक बना देगी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बना देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा तो ये जो लोहे का लगा हुआ है, ये जो लोहे का ऐसे बना हुआ है, इनको ये खींचेगा खुद के तरफ, और ये खुद को खींचेगा तो ये स्टड से ये सारे कनेक्ट है, ये इसमें ये इसमें ये इसमें, ये कनेक्ट हुआ इसमें, ये कनेक्ट हुआ इसमें, ये कनेक्ट हुआ इसमें, और ये कनेक्ट हुआ इसमें, ये कनेक्ट हुआ इसमें, ये कनेक्ट हुआ इसमें, ये कनेक्ट हुआ इसमें, ये कनेक्ट हुआ इसमें। अब देखिए ये सप्लाई यहाँ से आर उठी, यहाँ से ओएलआर से होते हुए एक इसमें, और फिर यहाँ से वाई जुट गया है इसमें, और बी जुट गया है इसमें। मोटर लगी हमारी हुन चलने स्टार्ट हो गया हमारी मोटर क्या हुआ, चलना स्टार्ट हो गया। बाद में हमें क्या करना है, इसको बंद करना है। तो बंद करना है तो हमें रेड बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। तो मैं आपको हर जगह जोर दे करके फोकस करके बता रहा हूं। हम जब पिछली बार एनसी पढ़े थे नॉर्मली क्लोज, उसमें क्या किए थे, प्रेस्ड करने के बाद वो नॉर्मली ओपन हो गया था। ये देखिए यहाँ पे हम प्रेस किए तो ये एनसी, ये नॉर्मली जो क्लोज है किस में चेंज हो गया, नॉर्मली ओपन, यानी कि यहां से तो करंट आएगी। अब देखिए बी से करंट आ रही है और यहाँ पे सर्किट खुल गया, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन इससे करंट हमारी आ रही है। ऐसे देखिए यहाँ से करंट गई, यहाँ से करंट गई, आई कॉइल में आई है, और कॉइल में आने के बाद इधर से इसकी रास्ता कंप्लीट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम रेड बटन ऑन कर दिए हैं। अब कॉइल में करंट है नहीं, तो कॉइल में जैसे ही करंट गई, इस कोर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी गया, और ये कहा कि बड़ा देर से मेरे को खींचे बैठे थे ना, अब मेरे को रोक लो। लगा स्प्रिंग ऐसे उछड़ा, और जैसे उछड़ा इसके कंटेक्ट जो क्लोज थे वो ओपन हो गए फिर से, और मोटर हमारी स्टार्ट करना बंद हो गई। अब बात आती है कि क्लोज कंटेक्ट है, क्लोज कंटेक्ट ही है। अब मान लेते हैं पहली कंडीशन क्लोज कंटेक्ट ही है, लेकिन ओवरलोड की कंडीशन से ओएलआर जो है, ओवरलोड का कंटेक्ट खुल गया है, तो करंट भले हमारी यहां से आ रही है, हम इसको प्रेस किए हैं। ओवरलोड की कंडीशन में ये हमारी क्या की है, ओवरलोड कॉइल की कंटेक्ट खुल गई है, और चाहे हमारी करंट यहां से दौड़ी यहां से, भले ये क्लोज है, ग्रीन बटन ऑन है, फिर भी यहां तक आई, और इनका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंटेक्ट क्या है, अब नॉर्मली जो ऐसे था, ऐसे क्लोज था, अरे क्या बन रहा है रे, ये क्लोज था, अब वो इसे ओपन हो गया तो करंट यहां तक आई। अब जाए कैसे, और जाए कैसे,
यहां से अब करंट जा ही नहीं पाएंगी क्वाइल में, और फिर ये क्वाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोजेगा और ये ऊपर भाग जाएगा इसमें, और इसमें रिपल्सन है भैया स्प्रिंग लगा देने के वजह से। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। समझ में आया हो तो और साथियों के पास इस वीडियो को सेंड कीजिए ताकि वो भी पढ़ ले और पैसा बचाएं। पैसा बचाएं, क्या करें? पैसा बचाएं। पैसा बचाना है हम लोगों को, ठीक है। पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है आप लोगों को, आप फिर भी सब्सक्रिप्शन इनका उनका भरमा के झूठ मूठ का नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स तो हम भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ऐसे आपको कौन समझा पाएगा? नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वैसे आपको कौन समझाएगा? खुद अपने साथियों में शेयर कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको शेयर करने का मन नहीं है, अल्लादी जैसे बैठे रहिए, मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है। केवल और केवल आप पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ।